हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिंडी रिएक्शन। आज की कबड्डी आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे उससे हम रिलेटेड एक वीडियो देख चुके हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। उस पर हमने एक वीडियो देखी थी, स्टडी IQ की। हाँ, तो उसमें बेसिक था, उसके बारे में बताया गया था। तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कुछ ऐसी वीडियो बताइए जो मज़ीद एक्सप्लेंड हो। तो अब हमारे पास कुछ और वीडियोस की सजेशन है, उसमें हमने एक रैंडमली उठा ली जो हमें लगता है कि एक वीडियो में सारी डिटेल होगी। तो ये वीडियो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनालिसिस बाय ध्रुव राठी। ये एक नया चैनल है, पहले हमने वीडियो नहीं देखी, तो लेट्स सी कि कैसे ये एक्सप्लेन करते हैं। हमने सुना है कि ये बड़े अच्छे एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। ही इज वेरी गुड। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, ऐसी सजेशन हमें आई हैं, तो हम देखते हैं क्या ये बात सच है। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो देखी थी उसमें GDP के लिहाज से एजुकेशन पॉलिसी 6% का एक्सप्लेन किया हुआ था, सिर्फ ये पॉइंट था उसमें। तो इसमें आई होप कि हर एंगल से कवर किया होगा। सो लेट्स सी ये एनालिसिस कैसा है। वी होप ये अच्छा होगा, क्योंकि तारीफ तो हमने बहुत सुनी है। लेट्स सी कि कितना सच है इस बात में। ओके, वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीनन नहीं किया होगा, क्योंकि यूट्यूब में बताती है 60% लोगों ने नहीं किया हुआ, 80% लोगों ने नहीं किया। 80% लोगों बट 80%। तो आप काइंडली सब्सक्राइब के बटन को रेड हुआ हुआ इसे ग्रे कर दें। लेट्स सी द वीडियो। 31 जुलाई 2020, वीडियो नंबर 280। नमस्कार दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। इंडियन सिस्टम को जर्मन सिस्टम से कंपेयर करते हुए, सिंगापुर के सिस्टम से कंपेयर करते हुए, इंडियन सिस्टम की कमियां बताते हुए। लेकिन इन सारे वीडियोस में जो मेरा मेन क्रिटिसिज्म रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर कि क्यों हमारा सिस्टम इतना खराब है, क्या हम इसमें बदलाव ला सकते हैं, क्या हम इन डेवलप्ड कंट्रीज से सीख सकते हैं, ये मेन पॉइंट्स मैं बार बार दोहराते रहा हूं इन सारे वीडियोस में। आज दोस्तों मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए कि हमारी सरकार जो नई एजुकेशन की पॉलिसी लेकर आई है, इन्होंने अपनी नई पॉलिसी में ऑलमोस्ट सारे मेजर क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स को एड्रेस कर लिया है और ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाए हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। पॉजिटिव सेंस में मैं कह रहा हूं, बहुत ही अच्छी स्टेप लिए इन्होंने। आइए जानते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मेरा यह था कि हमारा सिस्टम क्लास 10th के बाद स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में फिट करने की कोशिश करता है, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। और ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर आपने एक स्ट्रीम ले ली तो आप दूसरी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मैं खुद, जब मैंने 11th-12th में था तो मैंने साइंस स्ट्रीम चूज करी थी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में भी था, इकोनॉमिक्स में भी था। लेकिन मैं मजबूर था, साइंस स्ट्रीम लेकर मैं ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ ही नहीं सकता था। क्या करता मैं? लेकिन अब सरकार ने इस चीज को बदल दिया है दोस्तों। अब स्टूडेंट्स के पास और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है अपने सब्जेक्ट्स खुद चूज करने की। यानी आज अब इस पॉलिसी के इंप्लीमेंट होने के बाद एक स्टूडेंट फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, साइंस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है। बहुत ही बढ़िया चीज करी, और मैं तो जेलस फील करता हूं कि हम 90s के किड्स मजबूर थे ये सब चूज करने में। अब स्टूडेंट्स के पास इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी चूज करने की। दूसरा बड़ा चेंज जो सरकार लाई है, इन्होंने हमारे एग्जिस्टिंग 10+2 के एकेडमिक स्ट्रक्चर को बदल के अब 5+3+3+4 सिस्टम में बदल दिया है। अब ये ज्यादा सिमिलर हो गया है वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम के कंपैरिजन में। 10+2 सिस्टम में एजुकेशन शुरू होती थी 6 साल की एज से। इस नए सिस्टम में अब 3 साल की एज से एजुकेशन शुरू होगी, और एज 3 से लेकर एज 6 तक प्री स्कूल होगा। उसके बाद 2 साल के लिए क्लास 1 और 2 होगी। उसके बाद 3 साल की प्रेपरेटरी स्टेज होगी, जिसमें फोकस किया जाएगा प्लेइंग, डिस्कवरी और एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम लर्निंग पे। उसके बाद क्लास 6 to क्लास 8 जो होगी उसे मिडिल स्टेज कहा जाएगा, जिसपे फोकस किया जाएगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, साइंसेज, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज। और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज आएगी क्लास 9 to 12 की, जिसमें फोकस किया जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी पे, फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा चॉइसेस दी जाएंगी स्टूडेंट्स को। सेलिंग की कोई जॉब होगी, या फिर जो है एक तरीके से सुपरमार्केट में काम करना, या फिर ड्राइविंग का काम करना, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, तो गार्डनिंग, जो कुछ भी इस टाइप की जो जॉब्स हैं जो प्रॉपर मतलब इंजीनियरिंग साइड में या फिर ह्यूमैनिटीज या फिर वही मतलब यूनिवर्सिटी साइड में नहीं आते, जो कुछ भी एक्स्ट्रा साइड में दिखता है उनकी मतलब काफी हद तक मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग ही की जाती है। तो एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि इंडिया में हम इन सारी जॉब्स को काफी लो लेवल पे देखते हैं। हम उन्हें ऐसा देखते हैं कि वो निचले लोग हैं जो ये सारी टाइप की जॉब्स करते हैं, और हमारे पेरेंट्स मजाक उड़ाते हैं कि अगर तू पढ़े लिखेगा नहीं तो क्या ये कारपेंटरी करेगा, कारपेंटर बनेगा, प्लम्बर बनेगा। लेकिन फर्क ये है कि जर्मनी में
उन्हें उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है इन जॉब्स। मैंने बार बार बताया था आपको इन पिछले वीडियोस में कि कैसे ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में वोकेशनल ट्रेनिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये जो जॉब्स हैं जैसे कि वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, इन सारी जॉब्स को उसी लेवल पर देखा जाता है जैसे बाकी और स्किल जॉब्स को देखा जाता है। लेकिन हमारे देश में, इंडिया में, इन जॉब्स को एक निचले लेवल पर देखा जाता है, जो कि मैंने बोला था एक ऐसा माइंडसेट है जो हमें बदलना पड़ेगा। और सरकार ने इस माइंडसेट को बदलने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि क्लास 6 से ही इंटर्नशिप्स कराई जाएंगी स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग जॉब्स की। इन्हीं जॉब्स का एक्सपीरियंस दिलाया जाएगा स्टूडेंट्स को। 10 दिन का करीब बैगलेस पीरियड होगा जहां पर बच्चे बैग लेकर स्कूल नहीं जाएंगे बल्कि इन जॉब्स को एक्सपीरियंस करेंगे, कारपेंट्री, गार्डनिंग, वेल्डिंग जैसी जॉब्स। और बाद में भी वोकेशनल ट्रेनिंग पर फोकस किया जाएगा स्कूलिंग में। ये एक बहुत ही क्रिटिकल चीज है दोस्तों, जिसके बिना मुझे लगता है हम एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते जब तक ये चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं किए जाते। फॉर्चुनेटली सरकार ने यहाँ पर एक सही दिशा में एक्शन लिया है। ऊपर से क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग भी सिखाई जाएगी और क्लास 11-12 में बोर्ड एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस को कम किया जाएगा। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव पॉलिसी चेंज, जो रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स को साल के एंड में मिलते हैं, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। अभी तक क्या होता है कि टीचर्स असेसमेंट करके बताती हैं कि टीचर्स के हिसाब से एक स्टूडेंट ने कैसी परफॉर्मेंस करी है साल भर में। अब ना सिर्फ टीचर्स असेसमेंट करेंगी बल्कि स्टूडेंट्स अपने आप को खुद सेल्फ इवैल्यूएट करके बताएंगे कि स्टूडेंट्स की खुद के पर्सपेक्टिव में उन्हें कैसा लगता है, उन्होंने साल भर में कैसी परफॉर्मेंस करी है। ना सिर्फ सेल्फ इवैल्यूएशन बल्कि स्टूडेंट्स के बाकी क्लासमेट्स भी इवैल्यूएट करके बताएंगे कि बाकी क्लासमेट्स के पर्सपेक्टिव से एक स्टूडेंट ने कैसी परफॉर्मेंस करी है। ये बहुत यूजफुल स्टेप है दोस्तों, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आप खुद से अपने आप को इवैल्यूएट करो, खुद से सोचो कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज करो खुद के डिसीजंस को। और वैसे भी आने वाले लाइफ में, मतलब स्कूल में तो टीचर्स आपको बताती हैं कि आप कैसा कर रहे हो, पेरेंट्स आपको बताते हैं आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन जब आपका स्कूल खत्म हो जाता है, कॉलेज खत्म हो जाता है, उसके बाद की लाइफ में कोई आपको बताने वाला नहीं होता कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। आपको खुद ही से ही इवैल्यूएट करना पड़ता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो लाइफ में और क्या करना चाहते हो आप आगे लाइफ में। इसलिए दोस्तों ये जो थिंकिंग है ये पहले से ही इंपार्ट करी जाए स्टूडेंट्स में कि अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करो और बाकी पर्सपेक्टिव्स को देखो कि बाकी लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनके हिसाब से आपकी इवैल्यूएशन कैसी है। बहुत यूजफुल है। एक और बहुत बड़ा चेंज, बार बार मैं अपने वीडियोस में कहते आया हूं कि सरकार को और पैसे खर्च करने चाहिए एजुकेशन पे, और पैसे खर्च करने चाहिए। अब मानो सरकार ने फाइनली सुन ली बात। सरकार ने डिसाइड किया है दोस्तों कि एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी अब एजुकेशन पे स्पेंड किया जाएगा। आज के दिन ये 3% के अराउंड चल रहा है, जो कि बहुत कम है। और ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज से भी अगर आप कंपेयर करो तो इंडिया काफी कम पैसे खर्च करता है एजुकेशन पे एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो 6% बहुत अच्छा टारगेट है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी सरकार इस चीज को अचीव कर पाती है। लेकिन ऑब्वियसली एज अ फर्स्ट स्टेप इस 6% को टारगेट बनाना बहुत अच्छी चीज है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रट्टा मारने की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि ज्यादातर एग्जाम्स इस तरह से डिजाइन है कि हमें मेमोराइज करने की जरूरत पड़ती है चीजों को, और फिर जो भी हमने सीखा है हम कुछ महीनों बाद भूल जाते हैं क्योंकि हमने बस रट्टा मार के एग्जाम्स दिए हैं। तो सरकार ने यह भी कहा है कि वो इस चीज को भी बदलने की कोशिश करेगी। जो एग्जाम्स होंगे वो ऐसे डिजाइन होंगे जिनमें ज्यादा मेमोराइजेशन की जरूरत ना पड़े, ज्यादा रोट लर्निंग की जरूरत ना पड़े। लेकिन एग्जैक्टली कैसे ये अचीव किया जाएगा इस पे ज्यादा कुछ बताया नहीं गया, तो देखते हैं। होपफुल हूं मैं कि इस पे भी अच्छे चेंजेस इंप्लीमेंट किए जाएंगे यहाँ पर। क्लास 12 के बाद की एजुकेशन की बात करें तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम लाया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपने अपनी कोई डिग्री चालू करी और मान लो बीटेक की डिग्री आपने शुरू करी और 1 साल बाद आप रियलाइज करते हो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे और नहीं पढ़ना है, तो आप बीच में से ही ड्रॉप आउट कर सकते हो और 1 साल तक जितनी आपने पढ़ाई करी है, जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपने, उनके क्रेडिट्स आप ले सकते हो और दूसरी डिग्री में ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत यूजफुल है। ये एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो बहुत अच्छी चीज है कि अब इंडिया में भी ऑप्शन अवेलेबल होगा। इनफैक्ट ये ऑप्शन तो अब ये बना दिया गया है कि मान लो 4 साल की डिग्री है, आप 1 साल के बाद ड्रॉप आउट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल के बाद ड्रॉप आउट करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल के बाद आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी और चौथे साल के बाद बैचलर्स रिसर्च डिग्री मिलेगी। एमए और एमएससी के जो कोर्सेज होते हैं वो 1 ही साल के होंगे अगर आपने पहले बैचलर्स में 4 साल की डिग्री करी है, और 2 साल के होंगे अगर आपने 3 साल की डिग्री करी है। ये फिर से कंसिस्टेंट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से। साथ ही साथ टॉप 100 फॉरेन कॉलेजेस को परमिशन दे दी गई है कि वो अब इंडिया में भी अपने कैंपसेस सेटअप कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि एक ऐसी पॉलिसी है जो कांग्रेस लाना चाह रही थी अपने टाइम में, लेकिन बीजेपी ने तभी से अपोज किया था। बीजेपी खुद ही ला रही है इसे। वोकेशनल एजुकेशन पर अपना फोकस जाहिर करते हुए सरकार ने कहा है कि अगले 10 सालों में एक फेज्ड तरीके से सारे स्कूल्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इन्हें इंटीग्रेट किया जाएगा।
एम किया जा रहा है कि 2025 तक 50% जो लर्नर्स होंगे स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम में, उन्हें एक्सपोजर मिलेगा वोकेशनल एजुकेशन का। टीचर्स के लिए कहा गया है कि एक कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बनाया जाएगा सारे टीचर्स के लिए 2022 तक, और बाय 2030 जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी एक टीचर बनने के लिए, वो होगी एक 4 साल की इंटीग्रेटेड बीईडी डिग्री। तो ये तो थे दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट्स मेरी राय में, जो अच्छी चीजें करी सरकार ने इस नई पॉलिसी में। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की या कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट्स की, जिन्हें लोग क्रिटिसाइज करने लग रहे हैं। ऐसा भी है। इस नई पॉलिसी को लेकर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किसी पॉइंट पर हुआ है तो वो है लैंग्वेज के पॉइंट पर। इस पॉलिसी में लिखा गया है कि वेरेवर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल 5th ग्रेड एंड प्रेफरेबली टिल 8th ग्रेड एंड बियॉन्ड विल बी द होम लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज और द रीजनल लैंग्वेज। यानी 5th क्लास तक बच्चे की पढ़ाई होम लैंग्वेज में होनी चाहिए, मदर लैंग्वेज में होनी चाहिए या रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए। हालांकि ये कहीं नहीं लिखा गया कि ये कंपलसरी है करना, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया वो कहते हैं कि बेसिकली स्कूल्स को फोर्स करेगा कि वो इंग्लिश में ना पढ़ाएं बल्कि रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाएं, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर मान लो आप केरला में रहते हो और 4th क्लास तक आपके बच्चे ने केरला में पढ़ाई करी, उसके बाद वो आप महाराष्ट्र में शिफ्ट हो जाते हो, तो महाराष्ट्र में मराठी में ज्यादातर स्कूल्स पढ़ाएंगे और वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा बच्चा। तो जो मूवमेंट है लोगों की एक से दूसरी स्टेट में, वो काफी हद तक कम हो जाएगी इससे, और इफेक्ट पड़ सकता है इससे बुरा। पॉलिसी में यह भी लिखा गया है कि किसी भी लैंग्वेज को फोर्स नहीं किया जाएगा। हालांकि ये भी कहा गया है कि संस्कृत और बाकी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उन्हें ट्राई किया जाएगा कि स्कूल के हर लेवल पे एज एन ऑप्शन अवेलेबल हो, और क्लास 9 के बाद से फॉरेन लैंग्वेजेस के भी ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे अभी भी मिलते आ रहे हैं। मेरी राय में इंग्लिश को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन दुनिया भर में इंग्लिश एक तरह से ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बन चुकी है। आप किसी भी कंट्री से आते हो, मेरा मानना है कि इंग्लिश सीखनी बहुत जरूरी है अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी करना है, कहीं पे compete करना है, पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है। हर देश में इंग्लिश सीखनी जरूरी बनती जा रही है, और ये एक तरह से इंडिया का एडवांटेज पॉइंट भी है चाइना के कंपैरिजन में और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पर लोग इतना इंग्लिश नहीं सीख पाते। इंडिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए यूएस, यूरोप और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर compete कर पाते हैं। दूसरा, कई स्टूडेंट्स और टीचर बॉडीज ने इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया ये कहते हुए कि ये एंटी डेमोक्रेटिक है। कई पार्टीज ने भी इसे क्रिटिसाइज किया है, जैसे कि सीपीआईएम से सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला है। वो कहते हैं कि स्टेट्स की नहीं पूछी गई इस पॉलिसी को लाने से पहले। नॉर्मली क्योंकि एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में भी आता है और सेंटर की लिस्ट में भी आता है, तो स्टेट से और कंसल्टेशन करनी चाहिए थी इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने से पहले। बाकी ये भी कहा गया है कि ये पॉलिसी सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करती है, क्योंकि इस पॉलिसी में एक ऐसा पॉइंट है कि न्यू टीचर्स ट्रेनिंग बोर्ड विल बी सेटअप फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टीचर्स इन द कंट्री एंड नो स्टेट कैन चेंज दैट। तो स्टेट से पावर छीन ली गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे दी गई है, और पावर को और सेंट्रलाइज कर दिया गया है कि ये जो डिसीजन मेकिंग होगी एजुकेशन को लेकर वो सेंटर की तरफ से आएगी। और फाइनली कुछ क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स ये थे कि ये पॉलिसी बेसिकली बहुत थियोरेटिकल है, थियोरेटिकली चीजों को बदलती है, लेकिन उन्हें रियल लाइफ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा, बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होगा। क्योंकि आज के दिन कितने ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चे 5th क्लास में पढ़ते हैं, टीचर्स की कितनी कमी है गवर्नमेंट स्कूल्स में, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल है स्कूल्स में, उनकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती है, बच्चे पहले ही ड्रॉप आउट कर देते हैं। काफी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर इतनी कम टीचर्स अवेलेबल हैं, तो कहां से उन्हें आप वोकेशनल ट्रेनिंग कराओगे, इतने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने का उन्हें मौका मिलेगा, ये सब मिल ही नहीं पाएगा। ये भी एक पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है, क्योंकि ये सारे चेंजेस हम ऊपर से कह देंगे कि ला रहे हैं, लेकिन रियलिटी में इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। मेरी राय में लेजिट पॉइंट है क्रिटिसिज्म का, और ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि कितना इंप्लीमेंटेशन किया जाता है इन पॉलिसीज का और रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे क्या चेंज आता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या यूट्यूब पर मेंबर बनकर ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। ऑलराइट, ओके, तो बहुत डिटेल्ड और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत अच्छे से कंपाइल की हुई थी, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया उन्होंने, इवन क्रिटिसिज्म्स भी वैलिड लगे मुझे। एग्जैक्टली, मैं ये कहूँगा कि एक्सप्लेनेशन वाज टू गुड, और मेरे ख्याल से जितना भी पूरी एजुकेशन पॉलिसी है उसे हर पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और चीज़ों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट उन पे हम बाद में आते हैं। जो मेन चेंजिंग वाले पॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। ऑब्वियसली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें ये इश्यूज़ काफ़ी आ रहे थे, ख़ासतौर पे ये रटा सिस्टम वाला इशू था, ये जो 3 स्ट्रीम वाला इशू है,
ये वाकई में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इशू है, क्योंकि ये जिस पॉइंट के ऊपर स्ट्रीम्स बनती थी उस पॉइंट पे स्टूडेंट्स को अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि मुझे मेरा इंटरेस्ट क्या है। हाँ, मतलब इंटरेस्ट का भी क्लियर नहीं होता कि कौन से सब्जेक्ट में मुझे वाकई इंटरेस्ट है, मुझे किस फील्ड में इंटरेस्ट है, और वो पहले से उसमें कूद जाते हैं और फिर देयर इज नो रिटर्न। लेकिन अब जो इस पॉलिसी चेंज से ये हुआ है कि स्टार्ट से ही आपको अवेयरनेस दी जाएगी, 3 ईयर्स से आपकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जब वो 11th स्टैंडर्ड पर जाता है बच्चा, तो उसको ये चीज़ें पता लग जाती है कि उसने कौन सी स्ट्रीम लेनी है। इवन देन अगर कोई डिसीजन गलत हो जाए, वो गलत स्ट्रीम चूज कर ले, तो उसके पास ऑप्शन है टू कम बैक एंड स्टार्ट अनदर स्ट्रीम, उसके क्रेडिट पॉइंट्स उसको मिल जाएंगे। इवन 4 ईयर जो बैचलर्स डिग्री है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी 1 साल वाली जो रखी गई है, वो भी एक बड़ी अच्छा पॉइंट है। ये इशू भी स्टूडेंट्स को आता है अक्सर, जो कि स्टार्ट में ड्रॉप आउट कर देते हैं, और वो जो 3 साल के बाद डिग्री, अब जो 4 साल की डिग्री को एक्चुअली 3 साल कर दिया, और 4th ईयर इज एक्चुअली रिसर्च। वैसे भी 4th ईयर में रिसर्च वर्क ही इंक्लूड हो जाता है, साथ में एक आध सब्जेक्ट भी होते हैं यहाँ पे भी ऐसे, तो अब ऑफिशियली वो वाला सीन होगा, दैट इज गुड। तो और कोडिंग वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी आने वाला जो टाइम है वो ये टाइम है, और उसमें अभी बहुत सारे, अभी रिसेंटली मैं किसी की बात सुन रहा था, जो मुझे नाम भूल गया उस बाबा जी का कि इज़ के इस वक्त कोडिंग करना फॉरेन लैंग्वेज सीखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एलन मास्क की इसके ऊपर आप देख लें, उसने जो कोडिंग को लेकर जो बातें की हुई हैं, तो इस वक्त 6th स्टैंडर्ड से कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी बच्चों की, 6th स्टैंडर्ड। दैट इज़ गुड, क्योंकि कोडिंग इतनी मुश्किल नहीं है बेसिकली, अगर उस टाइम से चलाया जाए तो ये। और एक और उसका बड़ा फ़ायदा होगा कि जिस बंदे का कोडिंग में और उस साइड पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, उसको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि मैंने कौन सी फील्ड में चूज़ करनी, मुझे किस साइड पे जाना है, मुझे इंजीनियरिंग, मेडिकल, बाकी इंजीनियरिंग्स और मेडिकल की साइड पे अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा फ्यूचर इस साइड पे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इमर्जिंग फील्ड है, खासतौर पे एआई के आने के बाद, मशीन लर्निंग के आने के बाद, डेटा साइंस, और ये बहुत वाइड फील्ड है, और ये एक्सपेक्टेड है कि ये मतलब हर एक एरा आ रहा है उसमें हर स्टूडेंट को कोडिंग आनी चाहिए, ये मस्ट है, क्योंकि हर फील्ड में ये चीज़ इंप्लीमेंट हो रही होगी, एआई, डेटा साइंस और ये वो सारी चीज़ें। तो ये बहुत सबसे अच्छा स्टेप यही था मेरे ख्याल से कि कोडिंग आपने इंट्रोड्यूस करा दी बड़ी जल्दी से 6th स्टैंडर्ड से। बाकी वोकेशनल ट्रेनिंग वाली पॉइंट, दैट इज गुड, सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं इसमें, क्योंकि किसी की जो इवन स्किल्ड लेबर भी अगर अच्छे से डेवलप होके आएगी तो वो उतना अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएगी, और इवन जो बाहर के मुल्कों में जाके अगर काम करेंगे स्किल्ड लेबर, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा एफिशिएंट होंगे और ज़्यादा बेनिफिट इन रिटर्न कर पाएंगे। तो ओवरऑल सारे पॉइंट बड़े बेहतरीन थे, और दैट इज़ गुड। और टीचर्स की जो ट्रेनिंग वाला था बीएड सिस्टम, पाकिस्तान में 2 साल पहले ख़त्म कर दिया गया था, ये 4 साल वाला, दैट इज़ गुड। तो काफ़ी अच्छे स्टेप्स आए हैं, और मैं देख रहा हूँ कि ये जो सारे स्टेप्स हैं, इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का सिस्टम बहुत ही पुराना है, और बहुत ही पुराना सिस्टम बहुत पुराना है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि पाकिस्तान को यहाँ से काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। एग्जैक्टली जो मसले ये बता रहे थे, वो एग्जैक्टली सिमिलर मसले पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, सिमिलर इश्यूज। यहाँ पर भी जल्दी चेंज आएगी एजुकेशन पॉलिसी में, मेरे ख्याल से अब आएगी जी, क्योंकि ये इंडिया की पॉलिसी आने के बाद पाकिस्तान में इस पर बहुत ज़्यादा बात है। ये लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को जो उन्होंने स्टेप लिया, और पाकिस्तान में लोग इस पर काफ़ी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी इस पर काम करना चाहिए और कुछ इसका भी हल निकालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। और एक ये जिनके इनकी ये इंग्लिश लैंग्वेज वाली क्रिटिसिज्म वाली बात थी ना, वो मुझे बात एक तरह से बड़ी वैलिड भी लगी है। इंडिया में काफ़ी वो स्टेट लैंग्वेजेस और सारा उसी में चल रहा होता है, तो एक मेरी पर्सनल लाइफ में एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो पूरे कंट्री को यूनाइट करती हो, और एक ऐसी लैंग्वेज हो जिसे बाकी लैंग्वेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती हो, ताकि कम्युनिकेशन, जैसे इन्होंने बच्चों वो स्कूल का इशू बताया कि अगर एक स्टेट से बच्चा पढ़ रहा है और फिर दूसरे में माइग्रेशन आसान हो जाएगी, वो सारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा अगर एक लैंग्वेज वाला सिस्टम भी दिस इज इम्पोर्टेंट। मेरे ख्याल से इंग्लिश लैंग्वेज को वो इम्पोर्टेंस इंग्लिश को दें, यहाँ इंग्लिश का तो ऑब्वियसली वो क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश को ही दें। लेकिन अगर छोटी क्लासेस में नहीं चाह रहे इंग्लिश को इम्प्लीमेंट करवाना, तो हिंदी को किया जा सकता है, या कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो सारी स्टेट में। हिंदी इज नॉट देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश ऑब्वियसली बेटर है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्योंकि अगर बाहर भी जाना पड़े, कंट्री चेंज करना पड़े, तब भी आप इंग्लिश पे रिलाई इस वक्त पे जैसे उन्होंने एक पॉइंट ऐड भी किया कि इस वक्त साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया को एक बहुत बड़ा एज भी है, खासतौर पे जब बाहर के मुल्कों में जाके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, तो वहाँ पे इंडियंस को एक बहुत बड़ा एज मिलता है उनकी लैंग्वेज की वजह से, जो कि बाकी कंट्रीज़ में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में इंग्लिश को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितना इंडिया में लोकल लैंग्वेजेस को ज़्यादा दी जाती है। यहाँ पे उर्दू को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है,
इवन आपकी जो स्टेट लैंग्वेजेस जिस तरह आप लोगों की हैं प्रोवेंशनल लैंग्वेजेस से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉप प्रायोरिटी उर्दू होती है और उसके बाद फिर बाकी लैंग्वेजेस आती हैं। तो इंग्लिश तो बस वो चल ही रही होती है, डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ चल रही होती है, बाकी तो बस मिक्स ही है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इंग्लिश को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए अभी के टाइम में मिलनी चाहिए। तो ये क्रिटिसिज्म के 2-3 पॉइंट भी अच्छे थे। बाकी इम्प्लीमेंटेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात ऑब्वियसली जो प्राइमरी चीज़ें हैं वो पहले रिक्वायर्ड हैं, तो वो तो पहले पूरी की जाएंगी, फिर ये बाकी चीज़ें इंप्लीमेंट हो पाएंगी। तो ऑब्वियसली अगर ये प्लान सारा बनाया गया तो इसके इम्प्लीमेंटेशन प्लान में ये सारी चीज़ें कंसिडर की गई होंगी गवर्नमेंट ने, और अपना इम्प्लीमेंटेशन प्लान उस हिसाब से बनाया गया होगा, क्योंकि डेटा तो गवर्नमेंट के पास है कि कहाँ पे क्या क्या आने वाले 1-2 सालों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये एजुकेशन पॉलिसी किस तरफ जा रही है। एग्जैक्टली। तो अभी वीडियो लंबी हो रही है और हम ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से अवॉइड करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग कुछ ऐड करना चाहें इसमें, बल्कि काफ़ी कुछ ऐड किया जा सकता है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मेक श्योर टू सब्सक्राइब और सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। खुदा हाफिज़।